हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आईएएस संसारी में। और दोस्तों आपके सेकेंड सेमेस्टर की जो क्लासेस हैं वो लगातार चल रही हैं। इसके साथ ही यहाँ पर अगर आप यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेना चाहते हैं, जो कि आपको सॉल्व किए हुए क्वेश्चन पेपर जो है वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, पीडीएफ फाइल के रूप में, ठीक है, पीडीएफ फाइल के रूप में हाई क्वालिटी पीडीएफ फाइल होगी। और जिसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाते हैं तो 99% आपके जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज़ होंगे। अगर आपने पिछले सेमेस्टर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया होगा या उन्हें पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से आपको पता ही होगा कि कितनी ज़्यादा सहायता मिलती है आपको परीक्षाओं में पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने से और उन्हें पढ़ने से। प्रीवियस ईयर 2016 से लेकर 2023 तक के सारे सब्जेक्ट के सभी सब्जेक्ट के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं आपको सॉल्व किए हुए जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। विस्तृत व्याख्या सहित सारी चीज़ें उसमें बताई गई होंगी। ओनली 100 रुपीज़ इसका जो प्राइस है वो रखा गया है। और इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर आप मैसेज कीजिए इस नंबर पर, वहाँ पर आपको क्यूआर कोड दिया जाएगा। पेमेंट करने के बाद 2 से 3 मिनट में आपको जो पीडीएफ फाइल है सारे सब्जेक्ट की, सारे ईयर की, जितने भी पेपर अब तक हुए हैं 2016 से 2023 तक, वो सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप पर ही उपलब्ध करा दी जाएंगी। व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हम बढ़ रहे हैं आज की क्लास की ओर और आज की क्लास का सबसे पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। और यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 51, इससे पहले की क्लासेस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। सभी सब्जेक्ट की जो अलग अलग प्ले लिस्ट हैं, ठीक है, वो बना दी गई हैं। तो अगर अभी तक आपने पिछली क्लासेस अटेंड नहीं किए तो चैनल पर जाकर देख लीजिए ताकि आगे का आपको सही से समझ में आ सके, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लास मिल जाएंगी और जो अति लघु उत्तर प्रश्न है उनकी क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। इस क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि आदर्शवाद के अनुसार आत्मानुभूति के 4 स्तर कौन कौन से हैं। यहाँ पर आपको बताना है जो आत्मानुभूति है, जो स्वानुभूति है, उसके 4 स्तर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताया कि आत्मानुभूति के 4 स्तर जिन पर चढ़कर व्यक्ति आत्मानुभूति प्राप्त करता है। इसमें पहला बताया गया कि शारीरिक शो का विकास, ठीक है, अर्थात शारीरिक शक्तियों का विकास करना, हमारे अंदर जो शारीरिक शक्तियाँ होती हैं उनका खुद का विकास करना, ये यहाँ पर आत्मानुभूति का पहला स्तर है। उसके बाद यहाँ पर अगला स्तर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा और इसमें अलग अलग 4 पॉइंट बताए गए हैं, ठीक है। दूसरा आपका सामाजिक शो का विकास, जिसमें बताया गया कि अर्थात सामाजिकता का विकास करना। तीसरा आपका बौद्धिक शो का विकास, अर्थात मानसिक शक्तियों का विकास करना, हमारी जो मानसिक शक्तियाँ हैं उनका विकास करना। चौथा है आपका आध्यात्मिक शो का विकास, अर्थात आध्यात्मिकता का विकास करना। तो ये 4 स्तर बताए गए हैं जो आपको याद रखना। अगला प्रश्न आपका आदर्शवाद के दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम की विवेचना कीजिए। जो आपका कोर्स होता है, जो सिलेबस होता है, उसकी यहाँ पर विवेचना करना है किसके दृष्टिकोण से, आदर्शवाद के दृष्टिकोण से। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर सिलेबस की क्या विवेचना की जा रही है। तो इसमें बताया गया कि आदर्शवाद में पाठ्यक्रम के अंतर्गत सूचनाओं को ज्ञान के रूप में, पुस्तकों को यंत्र के रूप में तथा महान विचारों को आदर्श के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। आदर्शवाद में होता क्या है, जो सूचना होती हैं उनको ज्ञान के रूप में लिया जाता है। कोई भी सूचना होगी, ठीक है, उसे नॉलेज के रूप में आप लेंगे। इसी तरह से जो आपकी किताबें होती हैं उनको यंत्र, ठीक है, आप मशीन कह सकते हैं, यानी कि मशीनों के रूप में उन्हें देखा जाता है। इसी तरह से जो महान विचार होते हैं, ठीक है, थॉट्स होते हैं, उनको क्या होता है, आदर्श के रूप में उन्हें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद बताया गया कि संक्षेप में आदर्शवाद पाठ्यक्रम के अंदर उन समस्त विषयों को रखने पर बल देता है। आदर्शवाद जो है संक्षेप में पाठ्यक्रम के अंदर उन समस्त विषयों को रखने पर बल देता है जिससे व्यक्ति सामाजिक, मानसिक, वातावरणीय परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करते हुए आध्यात्मिक मूल्यों का ज्ञान प्राप्त कर आत्मानुभूति कर सके, ठीक है। इस दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषयों को महत्व दिया गया। किन किन विषयों को महत्व दिया गया, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें आगे बताया गया है, यहाँ पर सबसे पहला है सत्य का ज्ञान करने वाले विषय, सत्य का, ठीक है। तो सत्य के ज्ञान करने वाले विषय कौन कौन से हैं, भाषा हो गया, साहित्य हो गया, भूगोल हो गया, गणित हो गया, दर्शन हो गया, विज्ञान और बौद्धिक क्रिया आदि, ये सब सत्य का ज्ञान कराने वाले विषय। शिव का विज्ञान कराने वाले विषय कौन से हैं, ये बताया गया। तो धर्म अध्यात्म शास्त्र, ठीक है, धर्म अध्यात्म शास्त्र, इसके अलावा नीति शास्त्र हो गया, राजनीति शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, समाज शास्त्र हो गया, समाज सेवा हो गया। इसके अलावा हो गया आपका मानव सेवा से संबंधित जो क्रियाएँ हैं, ठीक है, वो शारीरिक क्रियाएँ हो गई या फिर स्वास्थ्य सेवा से संबंधित क्रियाएँ जो है, या फिर सैनिक शिक्षा से संबंधित, या फिर उद्योग आदि किसमें आएंगे, आपका शिव का ज्ञान कराने वाले विषय में आएंगे, ठीक। इसके अलावा आपका सुंदरम का ज्ञान कराने वाले विषय, सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक है, तीनों विषय यहाँ पर अलग अलग बताए गए हैं। इसमें आपका हो जाएगा संगीत, कविता, कला, कौशल, निर्माण रचना संबंधी क्रियाएं, सफाई सुरक्षा की क्रियाएं आदि, ये किसमें आ जाएंगी, सुंदरम का ज्ञान कराने वाले विषय में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आदर्शवाद से रिलेटेड यहाँ पर बताई गई हैं। आदर्शवाद के दृष्टिकोण से यहाँ पर जो सिलेबस है
उसकी विशेषताएं यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। जो पाठ्यक्रम है उसकी विशेषता यहाँ पर की गई है, तो इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपका, लॉर्ड मैकाले ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जो लॉर्ड मैकाले था उसने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ये आपको बताना है। तो लॉर्ड मैकाले ने निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसका कथन था कि जनसमूह में शिक्षा उच्च वर्ग से छनकर निम्न वर्ग तक पहुँचे, ठीक है। जो यहाँ पर लॉर्ड मैकाले था उसने निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उसका ये कथन था कि जनसमूह में शिक्षा जो है वो उच्च वर्ग से छनकर निम्न वर्ग तक पहुँचे, बूंद बूंद करके लाभदायक शिक्षा नीचे की ओर बहे, ठीक है। यहाँ पर आगे क्या बताया गया, आगे देख लेते हैं। नीचे की ओर बहे और आगे बताया गया जिससे कि वह कुछ समय में चौड़ी और विशाल धारा में बदलकर सूखे क्षेत्रों का सिंचन कर सके। जहाँ पर शिक्षा नहीं है वहाँ पर भी जो शिक्षा है वो पहुँच सके। किस तरह से, नीचे से बहे, जिससे कि वह यहाँ पर कुछ ही समय में चौड़ी और विशाल धारा में बदलकर सूखे क्षेत्रों का सिंचन कर सके। मतलब जहाँ पर शिक्षा इस समय उपलब्ध नहीं है वहाँ हर क्षेत्र में जो शिक्षा है वो उसका बढ़ावा मिल सके। ये लॉर्ड मैकाले का सिद्धांत था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि वुड के घोषणा पत्र की मुख्य बातें बताइए। वुड के घोषणा पत्र की मुख्य बातें क्या थी। तो यहाँ पर वुड के जो घोषणा पत्र था उसकी मुख्य बातें क्या थी, यहाँ पर आप देख लेंगे। वुड के घोषणा पत्र में बताया गया कि सन 1854 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान के रूप में चार्ल्स वुड ने भारतीयों की शिक्षा शैक्षिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखकर शिक्षा नीति को बनाया, ठीक है। यहाँ पर आगे क्या बताया गया, अपना जीवन लक्ष्यों के कारण इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, जो वुड का डिस्पैच था, वुड का घोषणा पत्र, ठीक है, वुड डिस्पैच, इसे क्या कहा जाता है, शिक्षा का मैग्ना कार्टा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। वुड का घोषणा पत्र कब आया था, ये 1854 में आते, इसलिए इसे भी आपको याद रखना। वुड के घोषणा पत्र की मुख्य बातें क्या थी ये भी आपको ध्यान देना है। तो शिक्षा का मकसद अंग्रेजी साहित्य और पाश्चात्य ज्ञान का प्रसार करना था। शिक्षा का जो इनका मेन उद्देश्य था या मेन मकसद था वो क्या था, जो अंग्रेजी साहित्य था, ठीक है, अंग्रेजी का जो साहित्य होता था या जो पाश्चात्य ज्ञान था उसका ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें फैलाना था, यानी कि प्रसार करना था। दूसरा, शिक्षा अंग्रेजी और देसी भाषाओं के माध्यम से दी जानी चाहिए। इसके अलावा पाठ्यक्रम में भारतीय साहित्य और संस्कृति का भी आवश्यक स्थान दिया जाए। इसके अलावा जो अगला पॉइंट बताया गया कि शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। जो शिक्षक हैं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। अगला पॉइंट बताया गया कि विद्यालयी प्रबंधन के लिए सहायता अनुदान मिलना चाहिए। जो विद्यालय प्रबंधन है उसके लिए क्या मिलना चाहिए, सहायता अनुदान मिलना चाहिए। अगला पॉइंट यहाँ बताया गया कि उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय स्थापित हो। जो हायर एजुकेशन है उनके लिए क्या है, यूनिवर्सिटी यहाँ पर खोली जाए। ये वुड के घोषणा पत्र में ये सारी बातें जो थी वो कही गई थी। इसके साथ साथ और क्या क्या कहा गया था ये भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और कहा गया था कि व्यावसायिक स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए। जो व्यावसायिक शिक्षा है, ठीक है, इसके अलावा जो स्त्री शिक्षा है, महिलाओं के लिए शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए, उस समय में भी, पुराने काल में भी, प्राचीन काल में। इसके बाद आप बताया गया कि जन शिक्षा की स्थापना की जाए, ठीक है, जो जन शिक्षा है उसके लिए स्थापना की जाए। ये सारे के सारे वुड डिस्पैच के यहाँ पर उद्देश्य थे, ठीक। अगला प्रश्न है, गोखले विधेयक की मुख्य विशेषताएं क्या थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने जो विधेयक लाए थे उसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी बताना है। तो गोखले विधेयक की मुख्य विशेषताएं देखेंगे। प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य की जाए। प्राथमिक शिक्षा है जो प्राइमरी लेवल पर क्लास 1 to 8 की, उसे क्या है, अनिवार्य किया जाए। दूसरा क्या था, कम मासिक आय वाले माता पिता के बच्चों से शुल्क ना लिया जाए, ठीक है। जो कम आय वाले ऐसे माता पिता हैं, ऐसे अभिभावक हैं जिनकी आय बहुत कम है, तो ऐसे बच्चों को शिक्षा निःशुल्क दी जाए, ठीक है। इसके अलावा स्थानीय संस्था ही प्राथमिक शिक्षा का कुशलतापूर्वक संचालन कर सकती हैं। जो वहाँ के आसपास की संस्थाएं थीं, उसी जगह की संस्थाएं थीं जहाँ पर स्कूल थे, ठीक है, वही संस्थाएं प्राथमिक शिक्षा का कुशलतापूर्वक संचालन कर सकती हैं, ऐसा गोखले के विधेयक में कहा गया था। अगला पॉइंट है, स्थानीय संस्थाएं जो हैं वो प्राथमिक शिक्षा के व्यय के लिए कर लगा सकती हैं। जो स्थानीय संस्थाएं हैं वो शिक्षा के व्यय को, भार को यहाँ पर कम करने के लिए क्या है, लोगों पर टैक्स लगा सकती हैं, यानी कि जिनके बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं उनसे टैक्स ले सकती थी। इसके अलावा इस प्रकार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो क्रमशः बालकों फिर बालिकाओं के लिए हो, ठीक है। इस प्रकार की जो शिक्षा है वो कैसे हो, पहले बालकों के लिए और फिर बालिकाओं के लिए हो। ये इनके जो विधेयक था इसमें ये सारी बातें कही गई थी। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 56। इसमें क्या कहा गया है, इसमें यहाँ पर बताया गया, हर्टांग कमेटी ने किन बातों की अनुशंसा की थी, ठीक है। जो हर्टांग कमेटी थी इसने किन बातों की अनुशंसा की है। तो देश में प्राथमिक शिक्षा पर कार्य तो हुआ है पर प्रगति का जो संतोषजनक है वो नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। देश में प्राथमिक शिक्षा पर कार्य हुआ है ये इनका कहना था, लेकिन उसकी जो प्रगति है वो संतोषजनक नहीं, यानी कि जिस प्रगति से होना चाहिए उस प्रगति से प्राथमिक शिक्षा का जो कार्य है वो नहीं हो पाया। अगला यहाँ पर पॉइंट बताया गया कि अपव्यय और अवरोधन प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या है। कई बार क्या है, बच्चे या तो उसी क्लास में फेल होकर और उसी क्लास में एडमिशन लेते हैं या फिर
वो स्कूल छोड़ देते हैं बीच में से। तो ये अपव्यय और अवरोधन की जो समस्या है ये भी एक प्रमुख समस्या है। अगला पॉइंट है प्राथमिक शिक्षा कम से कम 4 वर्ष की हो। ठीक है, कम से कम कितने वर्ष की हो? 4 वर्ष की हो। इनका यहाँ पर हटांग कमेटी ने इन बातों को बताया था। अगला पॉइंट बताया कि पाठ्यक्रम को जीवन उपयोगी बनाया जाए। पाठ्यक्रम कैसा बनाया जाए, सिलेबस कैसा बनाया जाए, बच्चे के जीवन से रिलेट करता हो। ठीक है, अगला पॉइंट बताया गया कि विद्यालय सत्र और अवकाश स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप हो। विद्यालय का जो सत्र है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो उस क्षेत्र में उसी महीने में स्कूल में छुट्टी की जाए। ठीक है, मान लीजिए किसी जगह पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है किसी महीने में, किसी समय में, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम होता है। ठीक है, तो उस स्कूल में उसी समय पर वहाँ पर छुट्टियां घोषित की जाएं। यानी कि जो विद्यालय का सत्र है और जो अवकाश वगैरह हैं वो स्थानीय आवश्यकताएं, जिस तरह से इस स्थान की आवश्यकताएं पड़ती हैं, ठीक है, यानी कि उस समय वहाँ पर खतरा है या और कोई प्रॉब्लम है तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो विद्यालय सत्र आयोजित किया जाए और स्थानीय अब जो छुट्टियाँ वगैरह जो अवकाश वगैरह है वो सारी की सारी क्या हो, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप हो। अगला पॉइंट बताया कि शिक्षकों के वेतन और योग्यताओं में सुधार की जरूरत है। शिक्षकों के वेतन और उनकी जो योग्यता है उसमें भी सुधार किया जाए। ठीक है, आपके पास योग्यता अच्छी होगी तो वेतन भी आपको अच्छा मिलेगा। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा कैसी हो, गुणात्मक हो। कैसी हो, गुणात्मक हो। अंतिम पॉइंट बताया गया कि उच्च स्तर पर पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरीज और व्यावसायिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था, जो हायर एजुकेशन है उसमें लाइब्रेरीज की स्थापना की जाए और जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, ठीक है, उनकी व्यवस्था की जाए व्यावसायिक शिक्षा की। अगला पॉइंट यहाँ पर, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। ठीक है, अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आदर्शवाद के अनुसार विद्यालय के प्रमुख कार्य क्या हैं। ठीक है, आदर्शवाद के अनुसार जो स्कूल है उसके कार्य यहाँ पर अब आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। आदर्शवाद के अनुसार निम्नलिखित कार्य हैं प्रमुख विद्यालय के। तो पहला कार्य समाज में सभी भावी स्वरूप का निर्धारण। ठीक है, समाज में क्या है, भावी स्वरूप का निर्धारण करें क्या, स्कूल। अगला पॉइंट बताया कि समाज की नेतृत्व शक्ति के लिए नागरिकों का निर्माण होता है। किसके द्वारा, स्कूल के द्वारा, विद्यालय के द्वारा। ठीक है, समाज की नेतृत्व शक्ति के लिए, ठीक है, नागरिकों का निर्माण करना। समाज में आपको किस तरह से नेतृत्व करना है, ठीक है, इसका निर्माण कहाँ से होता है, विद्यालय से ही होता है। अगला पॉइंट बताया गया कि समाज की अनुपयुक्त परंपराओं का विरोध। ठीक है, जो अनुपयुक्त परंपराएं हैं, ठीक है, जो गलत परंपराएं हैं, ठीक है, उनका विरोध किया जाए और समाज में सुधार कार्य किए जाए। ये सब किससे हो सकते हैं, ये सब स्कूल के द्वारा ही हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बताया गया समाज के विविध समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान। ठीक है, वहाँ पर सारी चीज़ें बताई जाएँ विद्यालय में बच्चों को। विद्यालय में जब बच्चे इन सारी चीज़ों को सीखेंगे तो वो कहीं ना कहीं आगे चलकर उनका यूज़ करेंगे। अगला पॉइंट बताया गया कि समाज को नैतिक दृष्टि से उन्नति की ओर ले जाना। अगला पॉइंट बताया गया था प्रगतिशीलता और अंतिम बताया गया इंद्रियां ज्ञान के द्वारा। ठीक है, इंद्रियां ज्ञान के द्वारा। तो ये सारे पॉइंट बताए गए विद्यालय के क्या प्रमुख कार्य के रूप में। अगला सवाल, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 58 है और इसमें पूछा जा रहा है कि रूसो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है। ठीक है, जो रूस से महान दार्शनिक हैं ये, इनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है, ये आपसे पूछा गया। तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मनुष्य को प्रकृति जीवन जीने योग्य बनाना है। ठीक है, मनुष्य का जो शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है वो मनुष्य को, किसको। इसके बाद आगे इसमें बताया गया कि रूसो के अनुसार शिक्षा के द्वारा बालक में हम कुछ नया नहीं उत्पन्न करते हैं। ठीक है, क्या है, बालक में कुछ हम नया नहीं उत्पन्न करते बल्कि मानव संसर्ग के फलस्वरूप उसमें जो कृत्रिमता, ठीक है, आर्टिफिशियलिटी होती है, ठीक है, उसका समावेश हो जाता है। उससे क्या होता है, उसकी रक्षा होती है बालक की। उसी रूसो प्रतिष्ठित सामाजिक संस्थाओं का कटु आलोचक है। ठीक है, कैसा है, रूसो क्या है, प्रतिष्ठित सामाजिक संस्थाएं हैं उनका कटु आलोचक है। कौन, रूसो। और वह प्रकृति को ईश्वरीय सृष्टि मानता है। प्रकृति क्या है, एक ईश्वरीय सृष्टि है, उसका किसका कहना है, रूसो का। और बालक को ईश्वर की सर्वोच्च कृति मानता है। जो रूसो है वो बालक को क्या मानता है, ईश्वर की, यानी कि गॉड की सर्वोच्च कृति। उनका स्पष्ट मत है कि जब, इनका क्या मत है, यहाँ पर आप देखेंगे, जब तक बालक अपने प्राकृतिक रूप में रहता है तब तक वह सद्गुणी, शुभ और श्रेष्ठ रहता है, परंतु मानव तथा समाज के संपर्क में आकर वह विद्रूप हो जाता है। कैसा, विद्रूप हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आगे बताया गया, आगे आप देख पा रहे होंगे, ईश्वर सब वस्तुओं को अच्छी बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, ईश्वर सब वस्तुओं को अच्छी बनाता है, किंतु मानव हस्तक्षेप से ही वह अनिष्टकारी बन जाती हैं। कैसी बन जाती हैं, अनिष्टकारी बन जाती हैं। मानव हस्तक्षेप होता है कहीं ना कहीं, बल्कि इनका कहना है कि ईश्वर है वो सभी को एक समान बनाता है, यानी कि सभी को सही बनाता है, अच्छा बनाता है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है और अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकृतिवाद के अनुसार पाठ्यक्रम के स्वरूप का विवेचन कीजिए। ठीक है, किसके अनुसार, प्रकृतिवाद के अनुसार जो पाठ्यक्रम है उसके स्वरूप का, यानी कि सिलेबस का विवेचन करना है। ठीक है,
तो देखते हैं, प्रकृतिवादी जो विद्यार्थी या शिक्षार्थी को पाठ्यक्रम का आधार मानते हैं। प्रकृतिवादी जो है वो विद्यार्थी हो गया, या जो हम शिक्षार्थी भी बोलते हैं, शिक्षा ग्रहण करता है, ठीक है, उसी को क्या पाठ्यक्रम का आधार मानते हैं। किसे मानते हैं? स्टूडेंट्स को, ठीक है। उसके आगे बताया गया उनका कहना क्या है, किनका? प्रकृतिवादियों का। उनका कहना है कि पाठ्यक्रम जो कोर्स है उसकी रूपरेखा शिक्षार्थी की रुचियों, योग्यताओं यानी कि क्षमताओं और मूल प्रवृत्तियों और स्वाभाविक क्रियाओं, इसके अलावा व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर तैयार होनी चाहिए। जो कोर्स है, जो सिलेबस है, वो कैसा होनी चाहिए? स्टूडेंट्स की जो यहाँ पर रुचियाँ हैं, ठीक है, को किस में इंटरेस्ट लेता है, या उसकी जो योग्यताएं हैं, या फिर जो मूल प्रवृत्तियां हैं, या जो स्वाभाविक क्रियाएं हैं, और जो व्यक्तिगत भिन्नताएं, डिफरेंस होता है प्रत्येक बच्चे के अंदर, ठीक है। हर बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है और सभी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इसके साथ ही क्या है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही कोर्स का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे वे अपनी अभिरुचियों को स्वतंत्रतापूर्वक विकसित कर सके। इसके साथ साथ आगे क्या बताया गया कि विकास की विभिन्न अवस्थाओं की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए मानव जीवन को पूर्णता के साथ जी सके। जो जीवन है, ठीक है, उसकी क्या है, विकास की अवस्थाओं की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए मानव जीवन को पूर्णता के साथ जी सके, ऐसा सिलेबस यहाँ पर तैयार किया जाना चाहिए, एक पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए शिक्षार्थी के लिए। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 60, प्रकृतिवादी हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार पाठ्यक्रम की क्या रूपरेखा है, ठीक है। पाठ्यक्रम की रूपरेखा क्या, ये यहाँ पर बताई गई पाठ्यक्रम की रूपरेखा। तो चलिए इसे देख लेते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार पाठ्यक्रम की रूपरेखा, प्रकृतिवादी विचार का हर्बर्ट स्पेंसर के व्यापक तथा विस्तृत रूप में पाठ्यक्रम को रेखाचित्र के माध्यम से निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो हर्बर्ट स्पेंसर, इन्होंने पाठ्यक्रम को 5 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। ये कोर्स है, ठीक है, कोर्स को 5 अलग अलग पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया। किस तरह से देखेंगे, पहला है आपका आत्मरक्षा संबंधी गुणों के विकास के लिए, ठीक है, शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, सैन्य विज्ञान और व्यायाम आदि के लिए, ठीक है। तो रेखाचित्र के माध्यम से इन्होंने क्या किया, पाठ्यक्रम को अलग अलग 5 भागों में डिवाइड किया, ठीक है, विस्तृत रूप में इन्हें अलग अलग 5 भागों में डिवाइड किया है। दूसरा है आपका जीविकोपार्जन संबंधी गुणों के विकास के लिए, विविध प्रकार के वैज्ञानिक विषय, गणित, भूगोल आदि के लिए, ठीक है, ये दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा इन्होंने बताया कि संतति पालन संबंधी गुणों के विकास के लिए, जो संतति पालन हो गया संबंधी सभी गुणों के विकास के लिए, यौन विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, बाल मनोविज्ञान, गृह विज्ञान आदि के लिए, ठीक है। इसके बाद चौथा बताया गया कि सामाजिक राजनीतिक संबंधों के निर्वहन के लिए, समाज विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र आदि के लिए। अंतिम और 5वां इन्होंने जो डिवाइडेशन किया है उसमें रखा गया है अवकाश के समय सदुपयोग के लिए संगीत, ललित कलाएं, साहित्य आदि। तो इस तरह से इन्होंने जो कोर्स है, जो पाठ्यक्रम है, उसको 5 अलग अलग भागों में डिवाइड किया है। तो दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज जरूर करें, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएँ। आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए